Welcome you all. Today we are going to start our recruitment process. In our staffing process, we learn the series of steps. ठीक है, और उसमें पहला स्टेप था हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने दो एनालिसिस किए थे, एक वर्कफोर्स एनालिसिस किया था, एक वर्कलोड एनालिसिस किया था। वर्कलोड एनालिसिस जिसने हमें बताया कि हमें फर्म में टोटल कितने पर्सन, कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, और वर्कफोर्स एनालिसिस ने हमें बताया कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, और इन दोनों के डिफरेंस हमने पता कर लिया कि हमें कितने और एम्प्लॉयज हैं जो अपॉइंट करने हैं। क्लियर है? तो जब हमारे सामने ये रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज आती है तो हम हमारा नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, जो है रिक्रूटमेंट, जो एक तरह का इन्विटेशन है, जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो आए और हमारी जो फर्म में जो जॉब वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई करें। क्लियर है? तो रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। क्लियर? searching for prospective candidates and encouraging them to apply for the job position in our organization. Clear hai? So we look for prospective candidates and motivate them to apply for the job. Okay? अब इस रिक्रूटमेंट को जब हम करते हैं तो इसमें हमें एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। अब वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले हमारे पास में जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है जिनके थ्रू हम अपने लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज चाहिए, जिस क्वालिफिकेशंस के चाहिए, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के चाहिए, वो एम्प्लॉयज हम जो है वहां से उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला काम है उन रिसोर्सेज को पहचानना। उसके बाद में देन असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, फिर हम उन सोर्सेज का जो है हम उनका इवेल्युएशन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा। ओके? अब जैसे फॉर सपोज हमें हमारे स्कूल के लिए टीचर रिक्वायरमेंट है, तो अब टीचर रिक्वायरमेंट तो मेरे पास भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं अपने ही स्कूल के टीचर्स से कह सकती हूँ कि उनकी नजर में कोई टीचर हो तो मुझे बताएं, या फिर मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट देती हूँ क्लासिफाइड के अंदर, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे मैं न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकती हूँ, उसके थ्रू मैं टीचर्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ओके? या फिर मैं अगर मेरे कोई दूसरे स्कूल्स कांटेक्ट में हैं और उनमें या हमारे टीचर का एक ग्रुप बना हुआ है, टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें मैं ये डाल सकती हूँ कि अगर इस तरह की आप जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई बंदा अगर मौजूद है तो वो मेरे स्कूल में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं दीवारों पे पोस्टर लगा के इसका एडवर्टाइजमेंट करूं, मेरे पास एक सोर्स ये भी तो है, पंपलेट बंटवा दूं। क्लियर है? तो ये हमें बहुत सारे सोर्सेज है, बस हमें क्या करना है, हमें उनमें से ये जो सोर्सेज हैं उनमें से एक बेस्ट सोर्स को जो है चूज करना है। तो इसके लिए पहले मैंने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज किया, फिर उनका मैंने इवैल्यूएशन किया, असेसमेंट किया कि उनमें किसकी कितनी लिमिटेशंस और किसके क्या बेनिफिट्स है। देन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सुटेबल सोर्स, उसके बाद में जो बेस्ट सोर्स है वो मैंने अपने लिए चूज कर लिया। एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी, और उसके बाद में मैंने जो प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स हैं उनको मैं मोटिवेट करती हूँ, उनको मैं इनवाइट करती हूँ कि वो एप्लीकेशंस मेरे पास में सेंड करें। क्लियर है? तो ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले हमने सोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन किया, देन उनका असेसमेंट किया, फिर में से बेस्ट सोर्स को चूज कर लिया और फिर हमने इनवाइट कर दिया इन्विटेशन फॉर द एप्लीकेशंस। अब जब यहाँ पर सोर्सेज की बात आती है कि हमारे पास बहुत से सोर्सेज अवेलेबल है जिनके थ्रू रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं, तो ये सोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज। वन इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। तो अब हम अपने इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देख ले रहे हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज इट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट या अपने लिए जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है उसको आप चूज कर रहे हैं। ओके? तो इसके लिए आपके पास 2 सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज में 2 आते हैं आपके पास। वन इज ट्रांसफर एंड सेकंड इज प्रमोशन। ओनली 2 ही हमारे पास में सोर्सेज हैं, ट्रांसफर है और प्रमोशन है। क्लियर? अब ये ट्रांसफर क्या मतलब है? ट्रांसफर का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय।
shifting of an employee to one job to another, or one branch to other branch, or one department to other department, or one shift to another shift. जब हम अपने ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं. सो इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन ब्रांच टू अनादर, वन डिपार्टमेंट टू अनादर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनादर बट एट द सेम ऑथोरिटी लेवल. सेम ऑथोरिटी लेवल पर ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं. जैसे अगर वो किसी डिपार्टमेंट में डिविजनल हेड है, ठीक है, तो हम उसका जो ट्रांसफर करेंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट में एज अ डिविजनल हेड ही करेंगे. क्लियर है? ओके. इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन हिज रेपुटेशन और हिज पोजीशन और हिज सैलरी ऑल्सो. ओके. उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसकी अथॉरिटी लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कॉम्पनसेशन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसकी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. हाँ, देयर विल बी अ लिटिल चेंज ऑफ ड्यूटीज और वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशन हो सकता है डिफर हो, दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है अलग हो, या फिर ड्यूटीज थोड़ी हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, लेकिन जो उसका सैलरी है दैट इज नॉट गोइंग टू डेफिनेटली चेंज. ओके. So it is shifting to another without a substantive change in state and status of employee. It is a horizontal movement of employee. इसे हम अपने employees का horizontal movement भी कहते हैं. अब इसमें ध्यान रखने की बात होती है कि when we are going to transfer an employee to another department, he should be capable to performing the job. अब जिस शिफ्ट में जिस डिपार्टमेंट में उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस जॉब पोजीशन के लिए, जॉब पोजीशन तो उसका वही है सेम, पर जिस डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं वो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट सुटेबल होना चाहिए. क्लियर है? ओके. तो ये तो हमारा ट्रांसफर. नेक्स्ट वी विल टेक प्रमोशन. प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन. जिस करंट पोजीशन पे वो अभी वर्क कर रहा है उससे हायर पोजीशन पे जब हम किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं, एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं, तो इसे हम प्रमोशन कहते हैं. क्लियर है? तो प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे. ओके. उसके स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पेमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. इट इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज. इसे हम वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं. ओके. और इससे एक चीज और बेनिफिट होता है हमें. वो बेनिफिट ये होता है कि इससे मोटिवेशन मिलता है, वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता है, उनकी लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज होता है. क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जब हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं तो वो एनकरेज होते हैं और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ताकि उन्हें आगे जाके और हाई पोजीशंस मिल सके. और सबसे बड़ी बात ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. जो लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनमें भी ये फीलिंग क्रिएट करता है कि इफ दे आर डूइंग बेटर, इफ दे आर परफॉर्मिंग बेटर, दे विल बी प्रमोटेड टू द हायर पोजीशन. तो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है. परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है तो ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हमें अचीव करें, दे विल बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्लियर है? तो ये है हमारा प्रमोशन. तो ट्रांसफर. ओके. ट्रांसफर में भी एक चीज है, एक प्लस पॉइंट ट्रांसफर का और भी है. ट्रांसफर का प्लस पॉइंट ये भी है कि ट्रांसफर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसफर को एज अ ट्रेनिंग भी यूज कर सकते हैं. कैसे? अगर हम किसी पर्सन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं तो वो उन हर डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज से अवेयर होता है और उसे हर डिपार्टमेंट का एक नॉलेज जो है वो मिल जाता है. लाइक सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर किया जाता है, मुझे एचआर में भी ट्रांसफर किया जाता है, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर किया जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर किया जाता है. तो मुझे इन सब डिपार्टमेंट की क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है. इन सब डिपार्टमेंट का जो स्किल मुझे चाहिए वो मुझ में डेवलप हो रही है. इसका फायदा ये मिलेगा कि कभी अगर मान लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहा है
तो ऐसे में उसकी एब्सेंस में मैं उसको जो है हैंडल कर सकती हूँ, मैं उसको संभाल सकती हूँ। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन, दे आर टू सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स के हमारे पास दो ही है, ट्रांसफर और प्रमोशन। अब इनके कुछ हमें एडवांटेज भी हैं, तो कुछ हमें लिमिटेशंस भी है। अब वो एडवांटेज क्या क्या है और लिमिटेशंस क्या क्या है, अब हम डिस्कस कर। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। फर्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दिस सोर्स improve the performance of the employees. When employees are promoted at a high level positions, they get highly motivated, okay, and they perform better in the organization. They improve their performance. For example, when we promote an employee at a high level position, it may lead to a chain of promotion at lower level in the organization. जब हम हाई लेवल पे किसी का प्रमोशन करते हैं तो ये एक चेन बन जाती है कि, क्योंकि जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो हम प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में जब किसी जॉब में प्रमोट किया जाता है किसी पर्सन को, तो वो जस्ट क्या होता है, उसका जस्ट सबॉर्डिनेट होता है। इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही हम ट्रांसफर करके उसे जस्ट अबोव वाली रैंक पर भेजते हैं। तो यहाँ पर एक चेन बन जाती है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरा ट्रांसफर ऊपर वाली रैंक पे किया जाएगा, और अगर और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे ऊपर वाले रैंक पर कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है कि वी शुड परफॉर्म बेटर, वी शुड इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग और प्रैक्टिस। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एनवायरमेंट क्रिएट होता है अमंग द एम्प्लॉयज। दे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय थ्रू लर्निंग और प्रैक्टिस। तो दिस इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड द ओवरऑल, अगर हम देखें तो जब इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ही इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई प्रोसेस। यस, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द कैंडिडेट्स। मुझे क्या है, मुझे यहाँ पर पता है कि जब मैं यहाँ पर प्रमोशन करती हूँ किसी भी पर्सन का, तो यहाँ पर मुझे उसके बारे में सब कुछ पहले पता होता है, क्योंकि दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब पता होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के उसको बारे में सब पता होता है, और साथ ही हमारे लिए इजी हो जाता है उसको इवेल्युएट करना। उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट हम करके इजीली ये पता कर सकते हैं कि ही इज डिजर्विंग और नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पर दिस इज अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस, क्योंकि जो वर्कर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, हम उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं को हम प्रमोट करते हैं, उन्हीं को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब वैकेंसीज निकली हैं उस जॉब वैकेंसीज के लिए अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे उनको चेक करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम से हमारी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो मुझे उनके काम का, उनकी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छे से पता है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कॉम्पिटेंसी से मैं अवेयर हूँ। तो मैं इजीली उनका इवैल्यूएशन कर सकती हूँ और उनको अपनी जॉब के लिए अगर वो फिट बैठते हैं तो मैं उन्हें अपॉइंट कर सकती हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट इज टूल ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये टूल ऑफ ट्रेनिंग भी है वर्कर्स के लिए, क्योंकि जब वर्कर्स को हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें हर वर्क की, हर एक्टिविटी की नॉलेज होती है, एंड दिस एनहेंस द कॉम्पिटेंसी और स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है? शिफ्टिंग वर्कफोर्स। यस, शिफ्टिंग वर्कफोर्स का मतलब है कि आपके मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट्स है, बट एक डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ है, वहां पर मान लीजिए 10% की रिक्वायरमेंट है पर वहां 12% काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक डिपार्टमेंट है जहां पर 10% की रिक्वायरमेंट है पर वहां पर 7% ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 10 की जगह 12 है यहाँ, और वहां पर 10 की जगह 7 है, तो ये यहाँ पर 2 बंदे जो है वो एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो या तो आप क्या करो, या तो आप उनको टर्मिनेट कर दो। अब टर्मिनेशन किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है, तो बेहतर ऑप्शन है ट्रांसफर करना, कि जिस और ब्रांच में मुझे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है मैं उस ब्रांच में उनका ट्रांसफर कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस भी रहता है और जो एम्प्लॉयज हैं वो डीमोटिवेट भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सोर्स। ये इकोनॉमिक सोर्स है, ये चीप सोर्स है। वो कैसे है, क्योंकि अगर मैं इंटरनल सोर्स की जगह एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाती हूँ तो वहां पर मुझे एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करती हूँ तो मुझे पूरा प्रोसेस जो है, बहुत सी चीजें हैं जो वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो इससे मेरा टाइम, मेरी मनी और मेरा एफर्ट तीनों सेव होते हैं।
तो विद द व्यू ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट यू कैन से इट इज अ इकोनॉमिक सोर्स. ओके, तो ये है हमारी मैरिट्स. अब आते हैं लिमिटेशंस पर. मैरिट्स के बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है. वो लिमिटेशंस क्या क्या है? फर्स्ट है स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर से अपने लिए एम्प्लॉयज लेते जाएंगे तो जो फ्रेश टैलेंट है वो आपकी फर्म में एंटर ही नहीं हो पाएगा. क्लियर है? जो न्यू ब्लड है वो जो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाएगा. क्लियर है? नए आइडियाज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे. जब नए बंदे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो अपने साथ में नए आइडियाज लेकर आते हैं. क्लियर है? वो नए आइडियाज आपके फर्म में नहीं आएंगे. इसलिए जरूरी होता है कि आप केवल इंटरनल सोर्स पर ही डिपेंड ना रहें. सेकंड, एम्प्लॉयज में बिकम लिथार्जिक. अगर मुझे इस बात का अश्योरेंस है कि टाइम बाद में मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिथार्जिक हो सकती हूँ. हो सकता है मैं अपने काम को इतनी पोटेंशियल से ना करूं जितना पोटेंशियल मेरे अंदर है. क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो पता है कि एक टाइम के बाद में मुझे अपनी हायर पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाएगा. जैसा कि बैंक्स में होता है. बैंक्स में ऐसा ही होता है. तो ये चीज, ये जो फीलिंग होती है एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग की आई विल बी प्रमोटेड टू द हायर जॉब पोजीशन, ये मुझे लिथार्जिक बना सकती है और मैं अपने वर्क को लेकर थोड़ा सा केयरलेस हो सकती हूँ. नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस. न्यू एंटरप्राइजेस के लिए ये इंटरनल सोर्सेज बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. क्योंकि न्यू एंटरप्राइज का मतलब है इट हैज बीन जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट हुई है. तो इसके पास तो उतने ही एम्प्लॉय होंगे जितने एम्प्लॉयज उसको जरूरत है. क्लियर है? तो जब उसके पास एम्प्लॉय उतने जितने उसको जरूरत है तो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को अब रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वो इंटरनल सोर्सेज से कैसे पूरी कर सकती है. लाइक मान लीजिए मेरी फर्म में अभी 10 की जरूरत है और 10 है. अब मान लीजिए आगे जाके मुझे 2 और चाहिए तो वो ऑलरेडी वो तो मुझे मेरे पास उतने ही पर्सन है जितने मेरे को रिक्वायर थे. तो अब उससे एक्स्ट्रा पर्सन अगर मुझे चाहिए तो मेरे लिए इंटरनल सोर्स जो है वो वर्थफुल नहीं रहेगा. क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीटली जो जॉब वैकेंसीज को हमें फुलफिल करना है वो कंप्लीटली इंटरनल सोर्सेज से नहीं की जा सकती है. क्लियर है? नेक्स्ट इज स्प्रिट ऑफ कंपटीशन में बी हैम्पर्ड. यस, इससे अमंग द एम्प्लॉयज जो कॉम्पिटिशन स्प्रिट होती है वो स्प्रिट भी हैम्पर्ड हो सकती है. उसमें भी हिंड्रेंस आ सकता है. क्योंकि प्रमोशन जो होता है वो होता है कि आप अपने से जस्ट बाद में जो सुपीरियर लेवल होता है उसके ऊपर ट्रांसफर किए जाते हो. क्लियर? सॉरी, उसके ऊपर प्रमोट किए जाते हो. तो जो आपसे और भी डाउन है उनमें हो सकता है कि वो उनको ये लगे कि हमारा प्रमोशन का नंबर तो अभी आने वाला ही नहीं है. तो ये चीज जो है ये उनके अंदर कॉम्पिटिशन स्पिरिट को खत्म कर सकती है. नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. अगर आप बार बार ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉयज का तो इसका इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है. तो ये थे आज के हमारे इंटरनल सोर्सेज जहां पर हमने पढ़े 2 सोर्सेज. एक थे हमारे पास ट्रांसफर और एक हमारे पास प्रमोशन. ट्रांसफर जहां पर हम अपने एम्प्लॉयज को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं. ये ऑरिजेंटल ट्रांसफर था एम्प्लॉयज का. और इसके अंदर हम ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखते हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है उसके जो पर्सन का हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसके अंदर वो जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो होनी चाहिए. दूसरी चीज है कि ट्रांसफर जब हम करते हैं तो ट्रांसफर से अथॉरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है? उसकी पोजीशन थी वो पोजीशन इंक्रीज नहीं होती, उसका सैलरी इंक्रीज नहीं होता है. हाँ, सिर्फ हो सकता है ड्यूटीज और वर्किंग कंडीशंस चेंज हो जाए, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है क्योंकि वो सेम अथॉरिटी लेवल पर ही ट्रांसफर किया जाता है. ट्रांसफर से एक फायदा ये भी होता है कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है तो उस ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में जहां पर अंडर स्टाफ की प्रॉब्लम है. ओके, फिर हमने पढ़ा प्रमोशन जहां पर हमने कहा कि हम शिफ्ट करें एक एम्प्लॉय को एट अ हायर लेवल पोजीशन, जस्ट इमीडिएट हायर लेवल पोजीशन. क्लियर है? इस इमीडिएट हाई लेवल पोजीशन पे ट्रांसफर करने का फायदा ये मिलता है कि जब वैन भी प्रमोट एट हाई लेवल पोजीशन इट लीड चेन ऑफ प्रमोशन एट दी लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज का एक चेन ऑफ प्रमोशन बन जाता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज है, वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है. क्लियर है? उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है और वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको प्रमोशन के ऑप्शन मिल सके.
क्लियर है। और जब उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब इनकी कुछ लिमिटेशंस है और कुछ मेरिट्स है जो हमने पढ़ ली, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो आप जब इंटरनल सोर्स चूज करते हैं अपने लिए तो इसकी मेरिट और लिमिटेशंस को माइंड में रखते हुए ही आपको देखना है कि मेरे लिए इंटरनल सोर्स बेटर है या नहीं है। इंटरनल सोर्स की अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप जाएंगे किसकी तरफ, एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ। एक्सटर्नल सोर्सेज जहां पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब वैकेंसीज निकली है उस जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। तो नाउ वी विल डिस्कस आवर एक्सटर्नल सोर्सेज। क्लियर है? तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।